नमस्कार साथियों, आज की इस वीडियो में हम कक्षा 10 गणित के अध्याय 1 वास्तविक संख्याओं की प्रश्नावली 1.1 को हल करेंगे। देखिए पहला प्रश्न, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। यानी कि यहाँ पर हमें 5 संख्याएं दी हुई है, इनके हमें अभाज्य गुणनखंड करने हैं। देखिए पहला भाग, हमें 140 के अभाज्य गुणनखंड करने हैं। तो 140 को हम इस प्रकार लिखेंगे। सबसे पहले हम 2 का भाग देंगे, 2 का भाग देने पर हमें 70 प्राप्त होगा। फिर से 2 का भाग देंगे तो हमें 35 प्राप्त होगा। और अब हम 5 का भाग देंगे तो हमें 7 प्राप्त होगा। फिर हम 7 का भाग देंगे, हमें 1 प्राप्त होगा। यानी कि हम 140 को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में इस प्रकार लिख सकते हैं, 2 × 2 × 5 × 7। यहाँ पर हम 2 × 2 को 2 की पावर 2 लिख सकते हैं, यानी कि ये हो जाएगा 2 की पावर 2 × 5 × 7। इस प्रकार हम 140 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे। देखिए दूसरा भाग है 156। अब हम 156 को इस प्रकार लिखेंगे। अब सबसे पहले हम इसमें 2 का भाग देंगे, 7 बार में जाएगा। फिर 16 में 2 का भाग देंगे, 8 बार में जाएगा। फिर से हम इसमें 2 का भाग देंगे, ये 39 बार चला जाएगा। अब हम इसमें 3 का भाग देंगे, क्योंकि 2 का भाग जाएगा नहीं। 3 का भाग देने पर हमें 13 प्राप्त होगा। 13 एक अभाज्य संख्या है जो खुद से ही विभाजित होगी, तो 13 में 13 का भाग देने पर हमें 1 प्राप्त होगा। यानी कि अब हम 156 को इस प्रकार लिख सकते हैं, 2 की पावर 2 × 3 × 13। ठीक है। अब देखिए आगे, यहाँ देख लीजिए ऊपर अगला भाग है 3825। 3825 को अभाज्य गुणनखंड के रूप में इस प्रकार लिखेंगे। सबसे पहले हम इसमें किसका भाग देंगे। देखिए 2 का भाग जाएगा नहीं, क्योंकि इकाई अंक 5 है। 8 में 3 जोड़ी सॉरी 5 में 2 जोड़ी है 7, 7 में 3 जोड़ी 10, और 10 में 8 जोड़ी 18, 18 में 3 का भाग जाता है। यानी कि संख्या 3 से विभाजित होगी। तो सबसे पहले हम इसमें 3 का भाग देंगे, 1 बार में 3। ठीक है। 2 बार में 6, 2 बचे। 22 में 3 का भाग देंगे, 7 बार में 21, 15 में 3 का भाग देंगे, 5 बार में 15। अब देखिए किसका भाग जाएगा इसमें, फिर से 3 का भाग जाएगा। 3 का भाग देंगे, 4 बार में 12, 2 बार में 6 और 5 बार में 15। 425 आ गए। अब 425 में हम 3 का भाग नहीं दे सकते, इसमें डायरेक्ट हम 5 का भाग देंगे। तो 8 बार में 40, 25 में 5 का भाग देंगे 5। अब इसमें फिर से 5 का भाग देंगे, 17 आएगा। 17 में 17 का ही भाग जाता है, तो 1 बार में 17। यानी कि हम 3825 को किस प्रकार लिख सकते हैं, यहाँ पर 3 की पावर 2 × 5 की पावर 2 × 17। अब अगली संख्या है अपने पास 5005। 5005 के हमें अभाज्य गुणनखंड करने। सबसे पहले देखिए इसमें 3 का भाग नहीं जाएगा, 5 का भाग जाएगा डायरेक्ट। तो कितना आएगा, 1001। अब देखिए इसमें 5 का भाग नहीं जा रहा, 7 का भाग देंगे तो 1 बार में 7 आ जाएगा। 30 में 7 का भाग देंगे तो 4 बार में 28। 21 में 7 का भाग देंगे तो 3 बार में 21। अब देखिए इसमें 7 का भाग नहीं जाएगा, 11 का भाग जाएगा। तो 11 का भाग देंगे, 11 एकम 11। 33 में 11 का भाग देंगे, 3 बार में 33। ठीक है। 13 में 13 का भाग देंगे, 1 आएगा। यानी कि 5005 को हम कैसे लिख सकते हैं, 5 × 7 × 11 × 13। ठीक है। अब आगे देखिए यहाँ पर 5वां भाग है अपने पास भाई 7429। देखिए 7429, इसमें सबसे पहले हम भाग देंगे, 2 का भाग जाएगा नहीं, इसमें 3 का भी नहीं जाएगा, इसमें डायरेक्ट भाग जाएगा किसका, 17 का। ठीक है। अब देखिए 17 का पाड़ा बोलिए, 17 एकम 17, 17 दूनी 34, 17 51, 17 चौक 68, 17 पंजे 85। ठीक है। अब 85 तो 74 से ज़्यादा हो जाएगा, तो 17 चौक 68। 74 में से 68 घटाएंगे, कितना बचेगा, 6। और 6 2 के साथ मिलकर 62 बनाएगा। 62 में 17 का भाग देंगे। देखिए 3 बार में 51, और 62 में से 51 घटाएंगे, क्या बचेगा, 11। तो 11 9 के साथ 119 बनाएगा। 119 में 17 का भाग देंगे, कितनी बार जाएगा, ये जाएगा आपके 17 पंजे 85, 17 चिक्के 102, 17 सत्ते 119। ठीक है। अब इसमें हम 19 का भाग देंगे, 19 एकम 19, 19 दूनी 38। 43 में से
38 घटाएंगे 5 बचेगा, 5 7 के साथ 57 बनाएगा, 57 में 9 का भाग 57 में 19 का भाग देंगे 3 बार जाएगा, ठीक है। यानी कि 437 में 19 का भाग देने पर हमें 23 प्राप्त हुआ। अब देखिए यहाँ पर फिर से हम 23 का भाग देंगे क्योंकि 23 एक अभाज्य संख्या है, तो अभाज्य संख्या में स्वयं का ही भाग जाता है। यानी कि हम 7429 को कैसे लिख सकते हैं, 17 गुणा 19 गुणा 23। इस तरह से हम पहला प्रश्न हल करेंगे। देखिए मैंने यहाँ पर अभाज्य गुणनखंड को तेज़ी से बताया क्योंकि मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आपको अभाज्य गुणनखंड करने आते होंगे। फिर से मैं एक बार बता देता हूँ। देखिए हमें 140 में भाग देना है बेटा, ठीक है। तो 140 में देखिए सबसे पहले हम 2 का भाग देंगे, 140 में 2 का भाग देंगे तो 70 आएगा। फिर से हमें 70 में भाग देना पड़ेगा उस संख्या का जिसका इसमें भाग जाता है, और अभाज्य संख्या का ही भाग देना है आपको। फिर से 2 का भाग देंगे क्योंकि 70 में 2 का भाग जाता है, 35 आएगा। अब देखिए 35 में 2 का भाग नहीं जाता, इसलिए हम किसका भाग देंगे, 5 का भाग देंगे क्योंकि 5 का भाग जाता है। और 35 में 5 का भाग देने पर 7 आएगा, फिर से 7 में 7 का भाग देंगे तो 1 आएगा। इस तरह हम 140 को कैसे लिख सकते हैं, 2 की पावर 2 गुणा 5 गुणा 7। तो मैं आशा करता हूँ भाई पहला प्रश्न आपके समझ में आया होगा। अब हम बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। देखिए दूसरा प्रश्न है, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के महत्तम समापवर्तक यानी कि एचसीएफ और लघुत्तम समापवर्तक यानी कि एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए। 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणा एलसीएम। देखिए पहला भाग देखिए 26 और 91। देखिए भाई 26 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे। सबसे पहले भाई एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है तो अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करेंगे इससे, ठीक है। देखिए सबसे पहले 2 का भाग देंगे 13 आएगा, फिर 13 का भाग देंगे 1 आएगा, यानी कि 26 के अभाज्य गुणनखंड हो जाएंगे आपके 13 गुणा 2। अब देखिए 91 के करेंगे, इसमें 2 का भाग जाएगा नहीं तो हम इसमें 3 का भी नहीं जाएगा तो इसमें 7 का भाग देंगे, 13 बार जाएगा। फिर 13 में 13 का भाग देंगे 1, यानी कि 91 को कैसे लिख सकते हैं, 13 गुणा 7। अब देखिए एचसीएफ क्या होता है, देखिए कॉमन संख्या की निम्न घात, यानी कि अब हम इन दोनों में से हमें कॉमन संख्या देखनी है। देखिए कॉमन क्या है, 13, भाई दोनों में आ रहा है कॉमन है, ठीक है 13। क्या इसके अलावा कुछ और संख्या कॉमन है, नहीं है, तो इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा, 26 और 91 का 13, ठीक है। एलसीएम क्या होगा भाई, सभी संख्याओं की उच्च घात। तो आपको सबसे पहले दोनों में जो संख्याएं दिख रही है उनको पूरी को लिख लेना है। क्या क्या दिख रहा है भाई, 2 गुणा 13 गुणा 7। अब देखिए यहाँ पर हमने पूरी संख्याएं लिख ली और सभी की घात क्या है, 1 ही है। तो सभी संख्याओं की उच्च घात क्या है, देखिए सुनिए, यहाँ पर सभी की घात क्या है, 1 2 की घात क्या है, 1 13 की घात क्या है, 1 और 7 की घात क्या है, 1। तो पहले आपको सभी संख्याएं लिख लेनी है। अगर यहाँ पर 13 की घात 2 होती तो हम यहाँ पर भी 13 की घात 2 लगा देते। अगर यहाँ पर 7 की घात 2 होती तो यहाँ पर हम 7 की घात 2 लगा देते, ठीक है। देखिए अब एलसीएम क्या आ जाएगा, देखिए अब यहाँ पर भाई 13 सत्ते 91, 91 को 2 से गुणा करेंगे 182, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हमें एक और चीज़ निकालनी है, वो क्या है कि इसकी जाँच कीजिए। 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणा एलसीएम। भाई 2 संख्याएं कौन कौन सी है भाई, 26 गुणा 91 बराबर एचसीएफ क्या है अपने पास भाई, एचसीएफ किन किन का, 26 और 91 का, ठीक है, गुणा एलसीएम किन किन का, 26 और 91, ठीक है। देखिए अब 26 और 91 को गुणा कीजिए, कितना आएगा, 2366, ठीक है। और एचसीएफ कितना आया अपने पास, आया एचसीएफ 13, ठीक है। और एलसीएम कितना आया, 182। यहाँ से देखिए 2366, जब आप 13 को 182 से गुणा करेंगे तो क्या जाएगा, 2366। तो हमने जांच कर ली है कि 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणा एलसीएम सही है, ठीक है। अब देखिए यहाँ से अब हम दूसरा प्रश्न यहीं से शुरू कर देंगे।
दूसरा क्या है भाई 510 और 92। देखिए 510 के बाद जो गुणनखंड कीजिए, 2 का भाग देंगे क्या आएगा 255, ठीक है। 3 का भाग जा रहा है 8 बार में 24। देखिए 15 में 3 का भाग देंगे 5 बार में जाएगा, 5 का भाग देंगे 17 आएगा, 17 में 17 का भाग देंगे 1 आएगा, यानी कि 510 को कैसे लिख सकते हैं 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 17, ठीक है। अब देखिए 92 में भाग दीजिए, 2 का भाग देंगे 46 आएगा, फिर से 2 का भाग देंगे क्या आएगा 23, और फिर से 2 का भाग ना देके 23 का भाग देंगे 1 आ जाएगा, ठीक है। 92 में यानी कि 92 को कैसे लिख सकते हैं 2 की पावर 2 गुणा 23। अब देखिए यहाँ पर मैं सूत्र लिख चुका, तो मैं बार बार में सूत्र लिखूंगा नहीं, ठीक है। आप उतारते वक्त सूत्र लिख सकते हैं। देखिए अब मैं यहाँ पर कर देता हूँ इसे, भाई जगह बच रही है। तो HCF देखो, आपको फिर से HCF समझ में आ जाएगा। भाई कॉमन संख्या की निम्नघात, अब मुझे बताओ कॉमन संख्या क्या है भाई 2 है, ठीक है। अब कॉमन संख्या की निम्नघात लिखनी है भाई, यहाँ पर देखिए 2 की घात कितनी है 2, और यहाँ पर 2 की घात कितनी है 1। हमें तो निम्नघात लिखनी है, यानी कि निम्नघात क्या होगी 1, तो 2 की पावर क्या लगा देंगे 1, और 2 की पावर 1 का मतलब क्या होता है 2 होता है, ठीक है। अब देखिए LCM, यहाँ पर देखिए सभी संख्याओं की सभी संख्याओं की उच्चघात। तो सबसे पहले आपको सभी संख्याएं लिख लेनी है जो दिख रही है। क्या क्या दिख रहा है भाई आपको, देखिए यहाँ पर हमें 2, 3, 5, 17 और 23 दिख रहा है, तो लिख लेंगे 2, 3, 5, 17 और 23, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर सभी संख्याओं की उच्चघात, पहले तो हमने सभी संख्याएं लिख ली, अब हमें सभी संख्याओं की उच्चघात लिखनी है। अब देखिए यहाँ पर 2 की पावर कितनी है 2, तो यहाँ पर भी हम 2 की पावर कितनी लिख देंगे 2, ठीक है। और यहाँ पर सभी की पावर 1 है, तो सभी की पावर 1 ही रहेगी। और जब आप इसका LCM निकालोगे तो LCM क्या निकल के आएगा आपके इन सभी को गुणा करने पर 23,460 इसका LCM आएगा। अब हमें क्या करना है भाई, जांच करनी है भाई 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुणा LCM, ठीक है। तो 2 संख्याएं कौन कौन सी हैं यहाँ पर 510 गुणा 92, ठीक है। अब देखिए इसका HCF कितना आया भाई, ये चीज़ तो आप खुद लिख सकते हैं, ठीक है। मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ। HCF कितना आया मुझे बताइए, HCF आया 2, और LCM कितना आया 23,460, और जब आप इन्हें गुणा करेंगे तो आपको कितना प्राप्त होगा 46,920, ठीक है। और इधर भी जब आप 23,460 को 2 से गुणा करेंगे तो आपको कितना प्राप्त होगा 46,920, यानी कि दोनों संख्याएं क्या आ रही है सेम आ रही है, यानी कि जो सूत्र है वो बिल्कुल ठीक कह रहा है, और जो हमने HCF और LCM निकाले हैं वो बिल्कुल सही निकाले हैं। अब बढ़ते हैं हम तीसरे भाग की ओर। देखिए 336 के हमें अभाज्य गुणनखंड करने भाई। सबसे पहले हम 2 का भाग देंगे, 2 का भाग देने पर क्या प्राप्त होगा 168, ठीक है। फिर से 2 का भाग देंगे, 2 का भाग देने पर क्या प्राप्त होगा 84। अब फिर से हम 2 का भाग देंगे, तो 2 का भाग देने पर हमें क्या प्राप्त होगा 42, और फिर से हम 2 का भाग देंगे, 2 का भाग देने पर हमें 21 प्राप्त होगा। और अब 2 का भाग जाएगा नहीं, तो हम क्या करेंगे 3 का भाग देंगे, 3 का भाग देने पर 7 प्राप्त होगा। फिर से 7 का भाग देंगे 1, तो हम 336 को कैसे लिख सकते हैं, देखिए 2 कितनी बार आए 4 बार, तो 2 की पावर कितनी हो जाएगी 4, और 3 गुणा 7। अब देखिए 54 के बाद जो गुणनखंड निकालो भाई, देखिए तो 2 का भाग देंगे 27, फिर से 3 का भाग देंगे 9 आएगा, फिर से 3 का भाग देंगे 3 आएगा, और 3 का भाग देंगे 1। तो इस तरह से 54 का क्या निकल के आ जाएगा 2 गुणा 3 की पावर 3, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर HCF क्या बताया था मैंने कि भाई कॉमन संख्या की निम्नघात कॉमन संख्याएं देखिए क्या क्या है 2 गुणा 3। अब 2 की निम्न घात यानी कि निचली घात देखनी, यहाँ पर घात 4 है और यहाँ पर 1, तो क्या लगा देंगे घात 1। देखिए यहाँ पर 3 की घात 3 है, यहाँ पर 3 की घात 1, तो घात क्या लगा देंगे 1। भाई निम्न घात लगानी है, ठीक है, गुणा करो 6 आएगा। अब देखिए LCM,
सभी संख्याओं की उच्चघात, सभी संख्याएं लिख लीजिए, 2 गुणा 3 गुणा 7, ठीक है। अब 2 की उच्चघात क्या है 4, 3 की उच्चघात क्या है 3 और 7 की उच्चघात क्या है 1, ठीक है। अब देखिए जब आप इसे गुणा करोगे तो क्या निकल के आएगा 3024। अब हम क्या करेंगे भाई, जांच करेंगे भाई, दोनों संख्याओं को गुणा करेंगे भाई, गुणा कर लिया और इनके एलसीएम और एचसीएफ को गुणा करेंगे। एचसीएफ क्या है इनका 6 और एलसीएम 3024, ठीक है। अब गुणा करो, गुणा करने पर क्या आएगा 18144। जब आप 336 को 54 से गुणा करोगे तो 18144 और 3024 को 6 से गुणा करोगे तब भी क्या निकल के आएगा 18144। तो यहाँ पर दो संख्याओं का गुणनफल बराबर आ रहा है एचसीएफ और गुणा एलसीएम। इस तरह से हम दूसरे प्रश्न को हल करेंगे। अब बढ़ते हैं हम तीसरे प्रश्न की ओर। देखिए प्रश्न 3 है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के मस यानी कि एचसीएफ और लस यानी कि एलसीएम ज्ञात कीजिए। 12, 15, 21, 17, 23, 29, 8, 9, 25। तो पहला भाग है 12, 15, 21। तो सबसे पहले हम इनके अभाज्य गुणनखंड करेंगे। देखिए 12 के अभाज्य गुणनखंड क्या क्या होंगे, 2 गुणा 2 गुणा 3, ठीक है। 15 के अभाज्य गुणनखंड क्या होंगे, 5 गुणा 3 और 21 के अभाज्य गुणनखंड क्या होंगे, 7 गुणा 3, ठीक है। अब देखिए कि भाई एचसीएफ मैंने क्या बताया था आपको, कॉमन संख्या की निम्न घात। इन सभी में कॉमन क्या है 3 और इन सभी में 3 की घात क्या है, सभी में 1 है। तो यहाँ पर 3 की घात क्या रह जाएगी 1। एलसीएम सभी संख्याओं की उच्च घात, तो यहाँ पर पहले सभी संख्याएं लिख लेते हैं, 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 7। अब देखिए यहाँ पर 2 की पावर कितनी है 2, तो यहाँ पर भी 2 की पावर 2 हो जाएगी। अब देखिए 2 की पावर 2 यानी कि 4, 15 गुणा 7 बराबर 7 चौक 28। 28 को यहाँ पर हम 15 से गुणा करेंगे तो कितना निकल के आएगा 420, ठीक है। तो इसका एचसीएफ कितना आ जाएगा 3 और एलसीएम कितना आ जाएगा 420, ठीक है। अब देखिए कि भाई दूसरा भाग क्या है 23 और 29, ठीक है। कि भाई अब देखिए 17 के अभाज्य गुणनखंड क्या होंगे, 17 गुणा 1 और 23 के 23 गुणा 1 और 29 के 29 गुणा 1। अब एचसीएफ देखना है भाई, कॉमन संख्या निकालनी है। देखो ये सभी संख्या क्या है, सहअभाज्य संख्या, यानी कि इनके मध्य कोई विनिष्ट गुणनखंड नहीं है। और जो संख्या सहअभाज्य संख्याएं होती है उनका एचसीएफ क्या निकल के आता है 1। देखिए इनमें केवल 1 कॉमन आ रहा है ना। अब एलसीएम देखेंगे, सभी संख्याओं को लिख देंगे 17 गुणा 23 गुणा 29। भाई अब सभी संख्याओं की उच्च घात, तो पहले तो हमने सभी संख्याएं लिख दी। अब इनकी घात देखो भाई, सभी में घात 1 ही है, तो इन संख्याओं का गुणनफल ही अपना क्या रहेगा एलसीएम। और जब आप इन्हें गुणा करेंगे क्या आएगा 11339, ठीक है। अब देखिए तीसरा भाग देखिए क्या है 8, 9 और 25, ठीक है। 8 को कैसे लिख सकते हैं 2 की पावर 3, 9 को कैसे लिख सकते हैं 3 की पावर 2 और 25 को कैसे लिख सकते हैं 5 की पावर 2। अब देखिए इनका एचसीएफ कितना आ जाएगा, इनका एचसीएफ आएगा 1 क्योंकि इनमें कुछ भी कॉमन नहीं है, ठीक है। और इनका एलसीएम कितना आएगा अपने पास, भाई देखिए पहले सभी संख्याओं को लिख लेंगे 2 गुणा 3 गुणा 5। अभी सभी संख्याओं की उच्चघात लिखेंगे, इसमें क्या है 3, इसमें क्या है 2 और इसमें क्या है 2। अब देखिए यहाँ पर इनको गुणा करने पर आपको मिलेगा 1800, ठीक है। तो इनका एलसीएम कितना आ जाएगा 1800। इस तरह से हम प्रश्न 3 को हल करेंगे। अब बढ़ते हैं हम चौथे प्रश्न की ओर। देखिए प्रश्न 4 है, यदि एचसीएफ 306 657 का 9 है तो आपको एलसीएम याद करना है। यानी कि यहाँ पर हमें संख्याएं दी हुई है 306 और 657, इनका एचसीएफ हमें दिया हुआ है 9, तो हमें एलसीएम याद करना है। देखिए इसे हम कैसे हल करेंगे, हम जानते हैं कि दो संख्याओं का गुणनफल
बराबर होता है HCF गुणा LCM। ठीक है, तो यहाँ पर दो संख्याएं कौन कौन सी है भाई, 306 गुणा 657। ठीक है, और HCF कितना है 9, LCM हमें ज्ञात करना है। ठीक है, तो यहाँ से LCM क्या हो जाएगा कि भाई 306 गुणा 657/9। देखिए 9 से काटिए, 3 बार में 27, 3 बचेंगे, 36 में 36 में 9 का भाग देंगे, कितनी बार जाएगा 4 बार में, यानी कि 34 गुणा 657। और जब आप 34 को 657 से गुणा करेंगे तो क्या निकल के आएगा 22,338। ठीक है, तो ये आपका LCM आ जाएगा। अब बढ़ते हैं 5वें प्रश्न की ओर। देखिए 5वां प्रश्न है, जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त होगी। यानी कि ये कहना चाहता है हम n के स्थान पर 1 लें तो 6 की पावर 1 का मतलब क्या होगा, 6 क्या 0 पर समाप्त हुई, नहीं हुई। ठीक है, 0 पर समाप्त होने का मतलब कि इकाई अंक 0 आना चाहिए। अब देखिए भाई यहाँ पर हम n का मान 2 लें तो क्या तब भी 0 पर समाप्त होगी भाई, 36 का इकाई अंक तो 0 नहीं होता। ठीक है, तो ये पूछना चाहता है क्या n का कोई मान है जिसके लिए ये 0 पर समाप्त हो। तो यहाँ पर हम इसके हल में लिखेंगे, देखिए हल कि भाई 6 की पावर n, तो इसे हम कैसे लिख सकते हैं, 2 गुणा 3 की पावर n। यहाँ अब हम लिखेंगे यहाँ 6 की पावर n के अभाज्य गुणन खंड में 2 व 3 के अतिरिक्त कोई और अभाज्य संख्या नहीं है। देखिए यहाँ पर 2 व 3 के अतिरिक्त कोई अभाज्य संख्या नहीं है, इसका अर्थ है कि यहाँ पर 5 भी होना चाहिए कि भाई 2 गुणा 5 होता तो यह n के किसी भी मान के लिए ये 0 पर समाप्त हो सकती थी, किंतु यहाँ पर 5 नहीं है, अर्थात यहाँ अभाज्य गुणन खंड में 5 नहीं है। अतः n के किसी भी मान के लिए 6 की पावर n 0 पर समाप्त नहीं होगी। तो देखिए यहाँ पर अगर गुणनखंड में 5 होता तो यह n के किसी मान के लिए 0 पर समाप्त हो सकती थी, किंतु ये अब 0 पर समाप्त नहीं होगी। अब बढ़ते हैं हम छठे प्रश्न की ओर। देखिए छठा प्रश्न, देखिए प्रश्न 6 है, व्याख्या कीजिए कि 7 गुणा 11 गुणा 13 प्लस 13 और 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 1 प्लस 5 भाज्य संख्याएं क्यों। ये पूछना चाहता है कि दोनों संख्याएं भाज्य संख्या है, लेकिन ये क्यों है, हमें कारण बताना है। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले मैं पहली संख्या लूँगा 7 गुणा 11 गुणा 13 प्लस 13। अब देखिए क्या इसमें मैं 13 को कॉमन ले सकता हूँ भाई, 13 इस पक्ष में इसमें भी है और इसमें भी है, तो मैं 13 को कॉमन ले लूँगा। देखिए कॉमन लेने का मतलब भाग देना होता है, यानी कि इसमें भी 13 का भाग देंगे और इसमें भी 13 का भाग देंगे। ठीक है, तो इसमें अगर हम 13 का भाग देंगे तो क्या बचेगा भाई 7 गुणा 11। ठीक है, और इसमें 13 में 13 का भाग दूंगा तो क्या बचेगा 1। ठीक है, अब देखिए कि भाई 13 को 7 से गुणा करेंगे क्या आएगा 77 प्लस 1 और यहाँ से 13 ये हो जाएगा 78। अब देखिए हम 78 को कैसे लिख सकते हैं, हम 78 को लिख सकते हैं यहाँ पर 2 गुणा 3 गुणा 13। देखिए सुनिए, 2 को 3 से गुणा कीजिए 6 और 6 को 13 से गुणा कीजिए 6
6 को 13 से गुणा कीजिए, क्या आएगा 78। ठीक है, तो हम 78 को 2 गुणा 3 गुणा 13 के रूप में लिख सकते हैं, यानी कि आप ऐसे समझ लीजिए मैंने 78 को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिखा है। अब मुझे बताएं यहाँ पर 13, 2, 3 क्या है? अभाज्य संख्या। और ये क्या है? एक संख्या है जिसे हमने अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिख दिया है। यहाँ लिखेंगे अपन कि भाई 7 गुणा 11 गुणा 13 प्लस 13 को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है। भाई लिख दिया हमने भाई अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में। देखिए सभी संख्याएं अभाज्य संख्याएं हैं, अतः अंकगणित की आधारभूत प्रमेय से 7 गुणा 11 गुणा 13 प्लस 13 एक भाज्य संख्या है। अब देखिए यहाँ पर आधारभूत प्रमेय को समझ लीजिए, अंकगणित के आधारभूत प्रमेय को, कि हम किसी भी भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है। अगर हम किसी संख्याओं को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिख रहे हैं तो वो संख्या क्या है? एक भाज्य संख्या है। ठीक है, अब आगे देखिए भाई इसका दूसरा भाग क्या है? ये। ठीक है, अब इसे लेते हैं अपन। यहाँ पर देख लीजिए 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 प्लस 5। अब मुझे बताइए क्या इसमें 5 को कॉमन ले सकता हूँ? यहाँ पर अंदर क्या बचेगा? 7 गुणा 6 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 प्लस 1। ठीक है, अब आप इसे गुणा कीजिए, क्या आएगा? जब आप इसको गुणा करेंगे तो आपको प्राप्त होगा 1008 प्लस 1। ठीक है, ये हो जाएगा 5 गुणा 1009। अब देखिए यहाँ पर हमने इसको क्या कर दिया? अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिख दिया। भाई 5 गुणा 1009 लिख दिया। 1009 क्या होती है? एक अभाज्य संख्या है और 5 भी एक अभाज्य संख्या है। तो इसी तरह से इसके भी कारण में हम ऐसा ही लिख देंगे, यहाँ 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 प्लस 5 को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है। अतः अंकगणित के आधारभूत प्रमेय से यह संख्या क्या है? एक भाज्य संख्या। ऐसा आप नीचे लिख दीजिएगा। अब बढ़ते हैं अपन प्रश्न 7 की ओर। देखिए प्रश्न 7 है, किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वर्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए वे दोनों एक ही समय पर चलना प्रारंभ करते हैं। कितने समय बाद वो पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे? देखिए सबसे पहले आप इस प्रश्न को समझने का प्रयास कीजिए, प्रश्न कह क्या रहा है। देखिए यहाँ पर देखिए सबसे पहले आप मान लीजिए एक वर्ताकार ये पथ है। ठीक है, कि भाई एक पार्क है, उसका ये वर्ताकार पथ है। उसमें इस पूरे वर्ताकार पथ का 2 लड़के यानी कि एक सोनिया है और एक रवि है, दोनों इस वर्ताकार पथ का एक चक्कर लगाते हैं। और सोनिया को एक चक्कर पूरा करने में लगता है 18 मिनट। ठीक है, और रवि को ये वर्ताकार पथ का पूरा चक्कर पूरा करने में लगते हैं 12 मिनट। अभी पूछ रहा है यदि वह एक ही स्थान पर यानी कि यहाँ से बिंदु O से एक ही स्थान पर एक ही समय में चलना प्रारंभ करें तो वह कितने समय पश्चात पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे? देखिए अब इसे ऐसे समझिए कि भाई सोनिया को एक चक्कर पूरा करने में 18 मिनट लगे। ठीक है, दूसरा चक्कर पूरा करने में भी 18 मिनट लगेंगे। वो कितनी देर बाद आएगी दूसरा चक्कर पूरा करके? भाई 36 मिनट बाद, देखिए ना। और तीसरा चक्कर 54 मिनट। ठीक है, ये यहाँ पर ऐसा नहीं है भाई दूसरा चक्कर करने में 36 मिनट लग रहे हैं, नहीं, 2 चक्कर पूरा करने में 36 मिनट लग रहे हैं और 3 चक्कर पूरा करने में 54 मिनट। ठीक है, अब देखिए हम रवि की बात करते हैं। तो रवि भाई 12 मिनट में एक चक्कर पूरा कर रहा है। 2 चक्कर पूरा करेगा वो कितने मिनट में? 24 मिनट में। 3 चक्कर पूरा करेगा कितने मिनट में? 36 मिनट में। देखिए यहाँ पर ये 36, यानी कि वह 36 मिनट बाद पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। अब देखिए ये जो यहाँ पर दिख रहा है ना आपको, ये गुणज है
और जो गुणज है वो किसमें क्या होता है, हम एलसीएम निकालते हैं वो गुणज की सहायता से ही निकालते हैं। इसका मतलब कि वह पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। यदि हम 18 और 12 का एलसीएम निकाल लें तो हमें उनका पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलने का समय हमें ज्ञात हो जाएगा। अब देखिए प्रश्न को हल करते हैं। लिखेंगे सोनिया को एक चक्कर पूरा करने में लगा समय कितना है, 18 मिनट। ठीक है। रवि को एक चक्कर पूरा करने में लगा समय कितना है, 12 मिनट। दोनों पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। क्या निकाल लेंगे, एलसीएम 12 और 18 का। ठीक है। अब देखिए 12 के अभाज्य गुणनखंड क्या होते हैं, 2 गुणा 2 गुणा 3, और 18 के अभाज्य गुणनखंड क्या होते हैं, पहले हम 2 का भाग देंगे और फिर 3 गुणा 3। ठीक है। अब देखिए एलसीएम क्या आ जाएगा इनका, कि भाई एलसीएम देखो मैंने बताया था कॉमन संख्या सभी संख्याओं की उच्चघात कौन कौन संख्या हैं, 2 गुणा 3। अब यहाँ पर 2 की पावर कितनी है, 2, और नीचे 3 की पावर कितनी है, 2। तो जब आप इन्हें गुणा करेंगे तो कितना प्राप्त होगा आपको, 36। अतः 36 मिनट बाद दोनों प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। आशा है 7वां प्रश्न के साथ ये प्रश्नवाली भी आपके समझ में आई होगी। मिलते हैं अब अगले वीडियो में एक नए प्रश्नवाली के साथ। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।